आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हिंदी में नियंत्रण और समन्वय। जो क्लास 10th में तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्लास 10th में बायोलॉजी का 7 चैप्टर है ये। उसके अलावा ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो हम दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्लास 10th के लिए भी कवर हो जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर की जाएगी और इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या कम्युनिटी टैब में, कहाँ पे, कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दूंगा उसका लिंक यूट्यूब चैनल के, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो आज हम पूरा सारे नोट्स जितने भी इसके बारे में है, चैप्टर में जो भी डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ वर्ड्स हैं, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला टर्म है इसमें हिंदी में उद्दीपन और इंग्लिश में स्टिमुलस। स्टिमुलस होता क्या है? द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। अगर हिंदी में इसी को अगर हम समझें, इसी को बताएं, तो मतलब क्या होता है कि बाह्य वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के प्रति हम क्या अनुक्रिया करते हैं, क्या रिएक्शन देते हैं। यानी एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है, उस चेंज का किसी भी ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑर्गेनिज्म पे जब इफेक्ट पड़ेगा, किसी भी जीव पे जो भी उसका रेस्पॉन्स आएगा, तो कुछ ना कुछ तो वो रिएक्ट करेगा ना, उसी को बोलते हैं हम स्टिमुलस या उद्दीपन। मतलब अगर सिंपल वे में बोलें कि जो भी एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होगा, उस चेंज की वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, कोई भी जीव जंतु कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा ना, उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस या उद्दीपन। क्लियर है? इस वर्ड का आगे भी काफ़ी यूज होगा। उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। समन्वय नाम से पता चल रहा है कि अगर हिंदी में देखें, समन्वय यानी आपस में कोऑर्डिनेट करना, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब इसको अगर डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे हम? द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया समन्वय हिंदी में। मतलब ये हुआ कि जितने बॉडी के ऑर्गन्स है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स से, अलग अलग, क्योंकि देखो ऑर्गेनिज्म कैसे बना है? ऑर्गन्स के कलेक्शन से। ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स है, उनके कलेक्शन से तो ऑर्गेनिज्म बना है। अब उनका जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका एक कलेक्टिवली यानी एक साथ प्रॉपर मैनर में वर्क करके जो भी रिएक्ट करते हैं, जो भी वो रेस्पॉन्स करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। जैसे अगर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं आपको, तो जैसे हमारी बॉडी के मूवमेंट है, बॉडी में मान लो कि पैर में चोट लगी, पैर में अगर जब चोट लगती है तो सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन कहाँ पहुँचता है? ब्रेन पे। ब्रेन कहता है उसे देखो और उसके साथ जो भी रिएक्ट करना है, दैट मीन्स वहाँ पे अगर चोट लगी है तो उस पर पट्टी करनी है, जो भी करना है, दैट मीन्स बैंडेज लगाना, जो भी, वो सारा करने के लिए। यानी कि आपस में बॉडी के जितने भी पार्ट्स है, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ। क्योंकि चोट लगी, आपको फील हुआ पहले, है ना, आपके सेंस ऑर्गन्स में से स्किन ने उसे ऑब्जर्व किया, उसके बाद वो ब्रेन तक पहुंचा उसका सिग्नल, ब्रेन ने फिर उसे कोऑर्डिनेट किया कि हाँ अब आपको क्या करना है। तो उसी को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, नहीं कि आपस में समन्वय, आपस में सामंजस्य स्थापित करना सभी ऑर्गन्स का। तो ज़्यादा याद नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बस ये लिखने के लिए। अगर आप अकेडमिक लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो लर्न करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है तो ज़्यादा कुछ नहीं समझने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ नहीं पूछी जाती है। तो सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। कोई भी एनिमल्स, कोई भी जीव जंतु। एनिमल्स का मतलब ये मत समझा करो कि हमेशा जानवर में हम इंसान भी आते हैं। वी ऑल आर एनिमल्स बट वी आर सोशल एनिमल्स। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण और समन्वय जीवों में, वो दो तरीके से होता है, एक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स के बारे में जो है, वो मैं एक वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो उस वीडियो में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जो भी डिटेल है वो आप वहाँ देख सकते हो, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करते हैं नर्वस सिस्टम से पूरी डिटेल में, नर्वस सिस्टम के बारे में। लेकिन इसे पढ़ने से पहले एक टर्म और है, रिसेप्टर्स, हिंदी में बोलते ग्राही। ये क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। इसे ज़्यादा कुछ ना समझे, सिंपल लैंग्वेज में तो समझे हम, तो इसका मतलब होता है कि डिटेक्ट करने का काम करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। रिसेप्टर्स का काम क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करता है, खोजता है, प्राप्त करता है, कहाँ से? इन्वायरमेंट से। यानी कि अगर और भी सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स, और कुछ नहीं।
तो सिंपल सा आप याद कर सकते हो, रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन्स जिसका काम होता है एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करना, प्राप्त करना। ओके, अब सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं वो आपको पता है, ईयर, आइज, स्किन, नोज और टंग। टंग यानी जीभ है ना, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ आपने सुना होगा। अब इसी को क्या बोलते हैं, फेनो रिसेप्टर्स। ये क्या होता है, फोटो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, ऑल फैक्टर रिसेप्टर्स, और ये क्या लिखा है, ये GUSTATORY दिखाई दे रहा है ना आपको। हाँ, तो क्या पढ़ेंगे इसे, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें फेनो रिसेप्टर्स की, तो इसका काम होता है कि इसका फंक्शन देखो नाम से, ईयर क्या करेगा, सुनने का काम होगा, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी होगा। उसके बाद फोटो की बात करें, फोटो का मतलब लाइट होता है, जो आइज है ना, तो ये आइज में होता, आइज के लिए है। तो फोटो यानी लाइट से बात की जाए तो हम क्या बोलेंगे, विजुअल्स के लिए। और थर्मो यानी स्किन यानी टेम्परेचर के बारे में पता चलेगा, या फिर जो भी हम टच करेंगे तो पेन होगा या हीट होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, वो सारी चीज़ें पता चलती है। ऑल फैक्टर रिसेप्टर्स से क्या पता चलता है, स्मेल के बारे में। और लास्ट जो है वो उससे क्या पता चलता है हमें, टेस्ट के बारे में, कैसा टेस्ट है, स्वाद कैसा है किसी भी चीज़ का। ओके, तो ये सेंस ऑर्गन्स से हमें पता चलता है जो भी कि किस तरीके से बाहर एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। और एनवायरनमेंट जो चेंजेस होते हैं उसी वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टिमुलस या उद्दीपन। अब हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में। सबसे पहले नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल नेटवर्क एंड ह्यूज नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स। मतलब नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कोर्ड या स्पाइनल नेटवर्क बोल लो, और भी बहुत सारे नर्व्स का नेटवर्क होता है, उसी को हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ओके, यानी कि अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, तंत्रिका तंत्र के कार्य के फंक्शंस की, तो उसका काम क्या होता है, टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन रिसीव करना, टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, अलग अलग शरीर के अंगों से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, और टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स। ओके, किस तरीके से वर्क करना, जिस तरीके से हमारी मसल्स और ग्लैंड्स वर्क करती है उसके अनुसार, जो मतलब वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अनुसार कार्य करना। यानी हमारी बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हैं, जितने भी जो भी एक्शन रिएक्शन जो भी होता है, वो सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ओके, उसके बाद एक वर्ड है, एक और टर्म है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या तंत्रिक कोशिका। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, बस इतना सा, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही बस पूछा जाएगा। और बाकी अगर आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए आप और भी पढ़िए, इसका डायग्राम्स जो भी है वो सब भी बनाना सीखिए, और आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा एकेडमिक लेवल पे अगर आप 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयार किया है, बट इसमें इस तरीके से किया है कि मोस्ट ऑफ जो कंटेंट है वो एकेडमिक लेवल का भी कवर हो जाए। उसके बाद द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान रखना। द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन आर द सोमा यानी सेल बॉडी, द एक्जोन क्या होता है, अ लॉन्गर स्लेंडर प्रोजेक्शन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज फ्रॉम द बॉडी सेल बॉडी। मतलब क्या होता है, एक्जोन का काम क्या होता है, इस स्लेंडर प्रोजेक्शन के टाइप में होता है, एक लॉन्ग लंबा सा, और जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बोल सकते हो आप, जो हमारी सेल बॉडी से अलग ले जाता है। और डेंड्राइट्स क्या होता है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सारे क्या है, ये कंपोनेंट्स है न्यूरॉन के। ओके, 3-4 कंपोनेंट्स है ये। और डेंड्राइट्स जो होता है ट्री लाइक, पेड़ के आकार का स्ट्रक्चर होता है जिसका, और इसका काम क्या होता है, दैट रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, अलग जो और भी न्यूरॉन्स है उससे मैसेज रिसीव करना, प्राप्त करना। ठीक है, तो इस तरीके से मेन पॉइंट्स पढ़ना है, बस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सारा कवर हो जाएगा, जितने भी MCQ बनेंगे सब यहीं से हो जाएंगे, बस आप इसको समझना है ध्यान से। 1 से 2 बार आप कहानी सुन लोगे सब समझ में आ जाएगा। साइनेप्सिस अगर हमसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो स्पेशलाइज्ड जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स, उससे भी और भी अच्छे आसान शब्दों में डिफाइन करते हैं। तो ये होता क्या है, अ साइनेप्स इज अ स्मॉल गैप एट द एंड ऑफ अ न्यूरॉन दैट अलाउज अ सिग्नल टू पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। यानी क्या होता है, साइनेप्स क्या होता है, एक स्मॉल गैप होता है न्यूरॉन के एंड में, जो क्या अलाउ करता है, सिग्नल्स को पास करना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अगर सिग्नल पास करने हैं तो उसके बीच में एक गैप थोड़ा सा बनाता है, उसी को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ओके, उसके बाद एक्शन जो है यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, उसके बाद वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया, यानी क्या होता है, जैसे अगर आप कुछ भी
कोई भी एक्शन होगा तो उसका आप रिएक्शन तो दोगे ना। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस, यानी जैसे अगर आपने कोई भी गर्म प्लेट है, गर्म बिल्कुल चाय की प्याली, गर्म प्याली, उसको आपने छू दी, तो जैसे छुओगे टच करते क्या होगा, आप हाथ पीछे खींचोगे, तो उधर से एक्शन क्या, उधर से आपको हॉट जैसे फील हुआ, आपने हाथ हटा लिया, है ना, तो उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी विड्रॉल ऑफ हैंड, नी जर्क एटसेट्रा ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट। क्लियर है? ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है बॉडी का, जैसे ही कुछ होगा। जैसे उसके अलावा और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, अचानक ही वहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा, तो आप अचानक ही आपका रिएक्शन क्या होता है, आप नाक बंद कर लेते हो, तो ये भी आप क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बाद वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक, यानी कि ये हमारी इच्छा से होता है जो भी, यानी स्पीकिंग, राइटिंग, ये सारी जो एक्शन होते हैं ये वॉलेंट्री एक्शन कहलाते हैं, है ना, बोलना, लिखना, पढ़ना। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या हो गया, जो इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक, जो यानी हमारी इच्छा से नहीं होता, जो हम जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इससे हम रोक नहीं सकते, है ना, ये किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होता। जैसे हार्ट बीट को आप रोक नहीं सकते, है ना, रोकोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा, ट्राई मत करना। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे CNS बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे PNS, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे ANS। इसके फुल फॉर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है इधर भी। और CNS के भी 2 पार्ट्स हैं, CNS को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु हिंदी में। PNS को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। और ANS को भी, ANS आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना अकेडमिक लेवल पे, तो आप इसे अगर आपको पढ़ना हो तो आप अलग से इसके पढ़ सकते हो। इसको कमेंट में आपको लिंक दे दूँगा पढ़ने के लिए, 2 लाइन और कुछ नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। हम ये पढ़ेंगे CNS और PNS मेनली। CNS में ब्रेन, तो ब्रेन में भी, ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड तो वैसे ही, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ लीजिए कि ये होता क्या है, ये अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ये ब्रेन से उत्पन्न होता है, ब्रेन से निकलता है। और इसमें क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि हाउ मेनी पेयर्स आर इन क्रेनियल नर्व्स, तो आप कितने बताओगे, 12। और स्पाइनल नर्व्स में कितने बताओगे, 31। ओके, क्रेनियल कहाँ से, ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्रेनियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रेनियम होता क्या है, ब्रेन बॉक्स विच प्रोटेक्ट्स ब्रेन। ये एक ब्रेन बॉक्स होता है जो ब्रेन को सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट करता है। या आप इसे यूँ भी बोल सकते हो, ह्यूमन ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स। जो मनुष्य का दिमाग है, मस्तिष्क है, वो क्रेनियम में इनक्लोज होता है, बंद होता है। ओके, तो ये तो हमने ऊपर पे देख लिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, है ना। अब फोर ब्रेन को अगर मस्तिष्क, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन को क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क। इसके भी पार्ट्स होते हैं। अगर मस्तिष्क में भी क्या, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और हिंड ब्रेन में क्या होता है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में एक को डिटेल में देखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उन लोगों का भी भला हो सके। फोर ब्रेन की बात करते हैं। सबसे पहले सेरिब्रम। सेरिब्रम होता क्या, मोस्ट कॉम्प्लेक्स्ड या स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम और द फोर ब्रेन। यानी कि सेरिब्रम या फोर ब्रेन की बात करें तो इसे एक सबसे कॉम्प्लेक्स यानी जटिल पार्ट होता है, जटिल हिस्सा होता है ब्रेन का। ओके, और इसके फंक्शन क्या होता है सेरिब्रम के, क्योंकि पेपर में फंक्शन ही पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चन बनेंगे, जो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ देखना है अब कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए ये सारे फंक्शंस आपको जरूर याद करने हैं। यानी कि देखो, सेरिब्रम का काम क्या होता है, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में सोचने का काम जो होता है वो कहाँ से होता है, सेरिब्रम से। वॉलेंट्री एक्शन जो भी कंट्रोल होता है वो कहाँ से होता है, ऐच्छिक क्रिया है, वो सेरिब्रम से। मेमोरी स्टोर, इन्फॉर्मेशन का काम या मेमोरी स्टोर करने का काम या स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये सारे काम जो होता है कहाँ से होता है, सेरिब्रम से। ओके, यानी मेमोरी में जो भी डाटा फीड होता है, हमें जो भी याद होता नहीं होता, वो सब सेरिब्रम कंट्रोल करता है। और रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड इंटीग्रेट्स इट। बॉडी के अलग अलग पार्ट से इम्पल्सेस, सिग्नल्स या आवेग प्राप्त करना, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को समन्वित करना, अपने आप को सामंजस्य स्थापित करना। जैसे मान लो आप कहीं रोड पे चल रहे हो, तो उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पे किस तरीके से चलना है क्या, तो वो हमें, जैसे पैर एकदम से अगर मान लो गड्ढे में जाता है, तो किस तरीके से हमें सिग्नल्स मिलते हैं, इम्पल्सेज मिलते हैं कि अब हमें क्या करना है, आगे देख के चलना है, कैसे करना है, आगे देखना है, पीछे देखना है, वो सारा काम यहीं से होता है।
थैलेमस का काम क्या होता है? इट कंट्रोल्स नोज, टंग एंड, अपने सेंस ऑर्गन में अभी हमने बताया आपको, तो सेंस ऑर्गन में 3 जो चीज़ें हैं, नोज, टंग और स्किन, इनको कंट्रोल करने का काम थैलेमस करता है। नोज से यानी स्मेल, टंग से टेस्ट और स्किन से एक्सटर्नल पेन और एक्सटर्नल टेम्परेचर। ध्यान रखना स्किन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ टेम्परेचर, तो कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं एग्जाम में। जैसे एक बॉडी टेम्परेचर हुआ, अंदर हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है ना, और एक एक्सटर्नल टेम्परेचर बाहर से छूने पे कितना लग रहा है ना। कई बार बाहर वाला ज़्यादा होता है, इनर टेम्परेचर कम होता है। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर को जो फील करने की काम होता है वो सारा कहाँ से होता है? थैलेमस से। इंटरनल से के लिए हम अब आगे पढ़ेंगे वो जो हिंड ब्रेन का काम होगा। वो सारा काम हम हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन में देखेंगे आगे अभी। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है क्या? इट फॉर्म्स द लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये एक लिंक बनाता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। हाइपोथैलेमस क्या बनाता है? एक लिंक बना देता है, इनको जोड़ने का काम करता है। और कुछ खास चीज़ें जो इसकी इंपॉर्टेंट है, ये क्या काम करता है हाइपोथैलेमस? इट कंट्रोल्स फीलिंग्स। फीलिंग्स में कैसी फीलिंग्स? हंगर, थर्स्ट, है ना, और एंगर, फियर। हंगर यानी भूख, थर्स्ट यानी प्यास, एंगर गुस्सा और फियर डर। भूख, प्यास, क्रोध और डर, ये सारा कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो इनर टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल करता है। ये पूरी बॉडी का टेम्परेचर जो भी हो गया, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बैलेंस करना। और सबसे खास बात क्या, ये ध्यान रखना, इट कंट्रोल्स कौन? हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हैंस नॉन एज सुपर मास्टर ग्लैंड। यानी हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड भी है जिसे हम क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको ग्लैंड वाले टॉपिक में भी पढ़ाया है, तो ग्लैंड टॉपिक आपने पढ़ा है वहाँ पे, तो आपको समझ में आ चुका होगा। मिड ब्रेन की बात करते हैं, तो जो अपने उधर छोड़ा था हमने अभी 3 चीज़ें सेंस ऑर्गन के, और बाकी जो 2 बच गए थे, आईज और ईयर, है ना, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मिड ब्रेन। ओके, ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को बीच में जोड़ता है, क्योंकि मिड है तो मध्य में होगा। तो जाहिर सी बात आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। ओके, और इसका मेन काम होता है आईज और ईयर, यानी कि विजन और हियरिंग, इन दोनों को कंट्रोल करना। ओके, ऑडियो विजुअल, ऑडियो और वीडियो जो आप बोल सकते हो। उसके अलावा इसमें आप ये बोल सकते हो जागना, सोना या अलर्टनेस, ये सारा काम भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है? मिड ब्रेन का। अब हिंड ब्रेन की बात करते हैं, यानी पश्चिम मस्तिष्क। इसमें सबसे पहले सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या होता है? मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी किस तरीके से हमें बैठना है, किस तरीके से हमारी बॉडी बैलेंस करिए, हिलते डुलते हम क्या कर रहे हैं, ये सारा काम किसका होता है? सेरिबेलम का। बॉडी की मूवमेंट जितनी भी होती है वो सारे काम सेरिबेलम कंट्रोल करता है। और बोलने में जो मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हो, इन सब पे जो कंट्रोल होता है वो किसका काम होता है? सेरिबेलम का, है ना। अभी इसी से एक अच्छी लाइन अभी आगे पढ़ेंगे हम। देखो, सेरिबेलम इज ऑल्सो कॉल्ड ट्री ऑफ लाइफ। ये भी एग्जाम में ध्यान रखना, ट्री ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? सेरिबेलम को। और एल्कोहल अफेक्ट सेरिबेलम। एल्कोहल जो है वो सेरिबेलम को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अब एल्कोहल जब, यानी शराब या दारू जो भी है, वाइन, जब वो सेरिबेलम को अफेक्ट करेगी तो जाहिर सी बात है सेरिबेलम कंट्रोल में नहीं होगा, और सेरिबेलम कंट्रोल में नहीं होगा तो इंसान बहुत ज़्यादा बोलेगा, क्योंकि सेरिबेलम स्पीकिंग को भी कंट्रोल करता है, उसको बोलने में, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जब लोग अल्कोहल पीते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। कभी कोई किसी को गाली बक रहा होता है, कभी कोई कुछ बोल रहा होता है, मतलब वो रुकते ही नहीं है, बोलते लगातार। क्यों? क्योंकि उस समय उनका सेरिबेलम काम नहीं कर रहा होता। तो आज से अगर कोई आस पड़ोस में दिखे जो दारू पीने के बाद अगर ज़्यादा बोलता हुआ नजर आए, तो उन्हें सीधा बोल देना, एक लाइन बोल देना कि आपका सेरिबेलम आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आप इतना बोल रहे हो। उसके बाद वो सोचता रहेगा ये बोला क्या, शायद उसका नशा उतर जाएगा। ठीक है, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। पोन्स क्या होता है? पोन्स एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रिज का काम करता है, यानी इनको दोनों को जोड़ने का काम करता है। यानी कि ब्रेन के जितने भी सिस्टम है, तीनों पार्ट्स जो है, तीनों पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। कौन करता है? पोन्स करता है। ओके, और उसके बाद है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा का काम क्या होता है? कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन, अनैच्छिक क्रियाएं, यानी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, जैसे ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वॉमिटिंग। सैलिवेशन क्या होता है? लार का टपकना। वॉमिटिंग आपको पता ही है, ब्लड प्रेशर आपको पता है। तो ये सारे काम कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। इन सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इसको कौन करता है, तो वो आपको ध्यान रखना है बस। उम्मीद है याद रहेगा आपको।
स्पाइनल कॉर्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेन वाला जो तीनों पार्ट थे वो हमने पढ़ लिया। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा का जो एक्सटेंडेड बढ़ा हुआ जो हिस्सा होता है, जो किस शेप का होता है, किस आकार का, सिलेंड्रिकल आकार का, सिलेंडर के शेप का, है ना, बेलन आकार का, एंड लाइज इन वर्टिब्रल कॉलम, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन आप बस इतना समझ सकते हो कि इसका फंक्शन ये होता है कि इट कैरीज सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? सिग्नल्स को कैरी करता है ब्रेन और बॉडी के बीच में। ओके, और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करता है। याद रहेगा? सिंपल वे में जिस तरीके से बता रहा हूँ बस उतना ही ध्यान रखना है आपको। बाकी अगर आप YouTube से तो जुड़े हुए हो ही, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। आप FB से भी जुड़ना चाहते हो, FB पे भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप वहाँ FB पे पूछ सकते हो। FB पेज का नाम क्या है? एपेक्स कोचिंग सेंटर। इंस्टाग्राम पेज का नाम भी क्या है? एपेक्स कोचिंग सेंटर। दोनों जगह आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनके डाउट्स उनके जवाब दे दूँगा। उसके बाद प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। वहाँ तो बहुत कुछ हमने देखा, लेकिन प्लांट्स में जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो सिर्फ केमिकल वे में होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, या कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का मतलब मूवमेंट्स इन प्लांट्स हम बोल सकते हैं। मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दो टाइप से में बट गया ये। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट जो हो गया दो हिस्सों में बट गया, एक तो मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और दूसरा हो गया मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ओके, एक तो जो है ग्रोथ पे निर्भर हो गया, यानी वृद्धि पर, किसी पौधे की वृद्धि पर, और दूसरा पौधे के वृद्धि पर निर्भर नहीं होगा। इसी को हम बोलेंगे तो ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे, यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। यानी एक ट्रॉपिक मूवमेंट को आप क्या बोल सकते हो? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यू टू स्टिमुलस कॉल्ड ट्रॉपिज्म बोल सकते हो आप। यानी कि क्या, कि जो डायरेक्शन यानी दिशा के अकॉर्डिंग जो भी परिवर्तन होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट, है ना, उसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। क्योंकि जब उसकी ग्रोथ जो भी होगी प्लांट की, तो ग्रोथ के बेसिस पे मूवमेंट होगा कुछ ना कुछ उसमें, तो उसी को बोलते हैं मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ओके, और दूसरा जो होगा कि जिसमें क्या, ग्रोथ का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने वो देखा टच मी नॉट का प्लांट, टच मी नॉट प्लांट को क्या होता है, जैसे ही आप उसे छुओगे, टच करोगे तो इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करेगा उसके, यानी कि मूवमेंट होगा उसमें, लेकिन वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, उसकी वृद्धि पर निर्भर नहीं करता। छोटा बड़ा, यानी कि ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा होगा तभी वो निर्भर करेगा, वो जैसा जब भी जिस भी साइज़ का उस पर डिपेंड नहीं करता, वो उस समय आपको रिस्पॉन्स करेगा। जैसे आप उसे छुओगे उसकी पत्तियाँ क्या होंगी, लीव्स जो होती हैं क्या हो जाती है, वो फोल्ड हो जाती हैं, है ना। जबकि बाकी चीज़ों में अगर हम इधर वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, उस पर ग्रोथ पे सब कुछ डिपेंड करता है। ओके, अब मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, इसको भी चार पार्ट्स में बांटा गया है। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके, अच्छा ये ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, थिग्मोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब लाइट होता है, तो यानी फोटोट्रॉपिज्म आप नाम से समझ में आ रहा है कि मूवमेंट इन रेस्पॉन्स ऑफ लाइट। ओके, मूवमेंट इन रेस्पॉन्स ऑफ लाइट या मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होगा कि मूवमेंट इन रेस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, जियो का मतलब ही होता है धरती या मिट्टी, समझते हो ना, भूगोल सुना होगा ना, जियोग्राफी, है ना। तो वैसे जियोट्रॉपिज्म यानी कि मूवमेंट इन रेस्पॉन्स ऑफ ग्रेविटी, और कीमोट्रॉपिज्म का मतलब होगा मूवमेंट इन रेस्पॉन्स ऑफ केमिकल्स, और हाइड्रो का मतलब जल होता है यानी पानी, तो मूवमेंट इन रेस्पॉन्स ऑफ वाटर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स, तो एग्जाम में पूछा जाएगा हार्मोन्स आर, अब चार ऑप्शन दे देगा, केमिकल कंपाउंड्स, बायो कंपाउंड्स, इस तरीके से कुछ भी दे देगा, तो क्या बोलोगे आप, केमिकल कंपाउंड्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। क्लियर है। द टर्म हार्मोन वॉज गिवन बाय बेलिस एंड स्टर्लिंग इन ईयर 1903। ओके, हार्मोन टर्म सबसे पहले किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो ये नाम ध्यान रखना आपको, बेलिस एंड स्टर्लिंग। कौन से ईयर में, 1903 में, 1903 में। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। उसके बाद प्लांट हार्मोन, तो प्लांट हार्मोन आर केमिकल विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया। अब मेन प्लांट हार्मोन्स, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्जाम में, तो इसे जरूर ध्यान से पढ़ना। मेन प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, 5 हैं मेनली।
ऑक्जिन या ऑक्सिन भी से पढ़ते हैं, लेकिन आप ऑक्जिन पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका काम क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल इनलार्जमेंट, यानी कोशिका की वृद्धि के लिए इसका काम होता है। इसका काम क्या होता है? ये रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? कोशिका की इनलार्जमेंट या फिर इलोंगेशन यानी वृद्धि के लिए, या और इसके साथ साथ सेल डिफ्रेंशिएशन एंड फ्रूट ग्रोथ, फलों के विकास में और कोशिका के विभाजन में। ओके। उसके अलावा जिब्रेलिन, दूसरा क्या है? जिब्रेलिन, ये इसका काम क्या होता है? हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। ध्यान रखना, ये जिब्रेलिन का काम स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करना। और साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? प्रमोट सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में। ये डिफ्रेंशिएशन का मतलब कोशिका को अलग करने में, डिफ्रेंशिएशन मतलब अलग है उसमें, और डिवीजन का मतलब बांटना, है ना, उसके टुकड़े होना। यहाँ पे टुकड़े होने की बात होगी, यहाँ पे वैसे अलग से उसमें अंतर निकालने की बात हो रही है। तो साइटोकाइनिन प्रमोट्स सेल डिवीजन, बस इतना ही ध्यान रखना है, बस इतने छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं। और एब्सिसिक एसिड, इससे तो हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और ये आते रहता है कि एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिट्स ग्रोथ, यानी ग्रोथ को रोकने का काम करता है। इनहिबिट्स का मतलब क्या होता है? रोकना। ओके, तो यानी पौधे के विकास को रोकने का काम करता है। विल्टिंग या इसी को हम बोल सकते हैं फॉलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियाँ जो गिरती हैं, पत्तियाँ जो झड़ती हैं पेड़ से, वो भी किसकी वजह से गिरती हैं? एब्सिसिक एसिड की वजह से। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड को एक और नाम दिया गया स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन इन तनाव वाला, है ना। अब स्ट्रेस होगा तो जाहिर सी बात, आप स्ट्रेस से तो इंसान तनाव में हो जाता है, तो फिर क्या क्या हो जाता है आपको पता ही है। तो यहाँ पत्तियों के साथ क्या होगा? वो भी स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको और क्या थोड़ा ध्यान रखना है इसमें कि एब्सिसिक एसिड जो होता है ना, ये क्या प्रमोट करता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी रंध्र, उसको बंद होने का, आपको पता है स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज होना, वो आपने पढ़ा होगा 9th में भी, है ना। तो ये स्टोमेटा की क्लोजिंग होने को प्रमोट करता है, बस इतना ही ध्यान रखना। इट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, वाटर लॉस करके, वाटर लॉस होता है तो उसके बेसिस पे ये क्या करता है? स्टोमेटा को बंद होने के लिए मजबूर कर देता है। और लास्ट है इथीन या इथाइलिन, अ गैसियस हार्मोन विच प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। एक गैसियस हार्मोन होता है जिसका काम क्या होता है? फलों को पकाना। तो इथाइलिन का काम क्या हो गया? फलों को पकाना। ओके, ये ध्यान रखिएगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो भी बताया गया सब समझ में आ गया होगा और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली हुई होगी। और अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जितना बेस्ट हो सके बताया जाए, नोट्स आपको अच्छे से अच्छे प्रोवाइड किए जाए। अब आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, जल्दी से PDF डाउनलोड कर लो और फिर एक बार आप खुद से रिवीजन कर लेना, या फिर आप इसको वीडियो को ही एक बार रिपीट कर लेना, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। कई बच्चों की डिमांड थी कि ये चैप्टर पढ़ाया जाए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि बच्चों को टफ लगता है। ओके, बट ऐसा कुछ खास टफ नहीं है। एक बार अगर रिपीट कर लोगे वीडियो को तो सारी चीज़ें उम्मीद है क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ को दोबारा हम जब सुन लेते हैं ना, तो देखो टफ पता है क्या होता है? जो चीज़ आपने बार बार सुनी, जैसे आपको पता, कुछ क्वेश्चन देखते पता चल जाता है कि टफ है। ये कैसे पता चला टफ है? क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को कई बार देखा है ना। तो जब आपको पता चलेगा, पूरा क्वेश्चन याद हो जाता है। जो टफ क्वेश्चन याद होता है ना, क्वेश्चन याद, आंसर नहीं, क्वेश्चन पूरा याद हो जाता है कि ये क्वेश्चन है और ये टफ क्वेश्चन है। यार जब तुमने उसे इतनी बार पढ़ा कि वो तुम्हें क्वेश्चन पूरा याद हो गया, टफ था, तो 2-4 बार उसके आंसर भी पढ़ लो, वो भी पूरा याद हो जाएगा बिल्कुल, वो टफ रहेगा ही नहीं। टफ चीज़ें सबसे पहले याद होती है अगर आप उसको रिपीट तो करो। इसलिए ये चैप्टर आप, मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। और हाँ, इसी का आगे का पार्ट जो उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में है, वो मैंने नेक्स्ट पहले वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें बता रखा पूरा डिटेल में। आप जरूर उस वीडियो को देखना, बहुत मज़ा आएगा। एक चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें बताइए ग्लैंड्स के बारे में। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सबसे पहले उसी का लिंक दिया हुआ है। आप जाओ उस वीडियो को भी देखो और फिर इसका PDF डाउनलोड करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।